नमस्ते दोस्तों, आप सभी आनंद में होंगे। मतलब पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जीवन भी मस्ती से चल रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ अपन कंपनी लॉ का एक और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंपनी लॉ के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का पूरा डिस्कशन कर लिया था। लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस किया था, मैंने कहा था MC21 की वेबसाइट पर एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बना हुआ है जिसके थ्रू कंपनी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिसे हम सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली के नाम से जानते हैं, स्पाइस बोल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आज हमको टॉपिक जो देखना है वो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी बन गई मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन्ड है उस डेट से एक नई कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ने जन्म लिया है। उस डेट से एक नई कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ने जन्म लिया है, जो आइडेंटिटी अपने शेयर होल्डर से अलग है। जो आइडेंटिटी अपने शेयर होल्डर से अलग है, यानी उनका सेपरेट लीगल एंटिटी है। यही हमने पढ़ा ना। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि जो जो सब्सक्राइबर्स बनाना चाह रहे थे कंपनी में, एक कंपनी में वो फॉर्म होना चाह रहे थे, तो वो कंपनी का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, जिसका अपने सब्सक्राइबर, अपने मेंबर्स, अपने डायरेक्टर्स, अपने प्रोमोटर्स एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग इमेज होगी, एक सेपरेट पर्सनैलिटी होगी, जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है। सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अभी इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेकर 4 पैराग्राफ में 4 बातें करेगा और बातें कॉमन ही होगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें ये कहना चाहता है कि भैया जो डेट मेंशन्ड है सर्टिफिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फर्स्ट पैराग्राफ में बात करता है रिगार्डिंग द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी ये कह रहा है कि जो डेट सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है उस दिन ही जन्म हुआ है, ये माना जाए। अब समझो 7 जून को कंपनी बनी और गलती से सर्टिफिकेट पर 7 जुलाई लिखा हुआ आ गया, यानी 706 आना चाहिए था, सपोज 707 आ गया। हालांकि 06707 नहीं होता, सीधा मंथ वहाँ लिखा रहता, हम लोगों ने देखा था। और वहाँ पे 7 जून ही लिखा जाता, 7th डे ऑफ जून, 7th डे ऑफ जून ऐसे लिखा जाता है, 7th डे ऑफ जुलाई ऐसे लिखा जाता है, और गलती से लिख दिया। सर्टिफिकेट में क्या लिखा? 7 जुलाई, 7 जुलाई ही वैलिड मानी जाएगी। यानी क्लियर करो, एक कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब जो प्रोमोटर्स थे, जो सब्सक्राइबर थे, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपनी को, ROC को पकड़ा दिए। और ROC ने कहा कि चलो साहब अभी कर देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, कल आपको पकड़ा देंगे सर्टिफिकेट। उनको लगा कल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उन्होंने नेक्स्ट डे जो जो सब्सक्राइबर थे उन सबको शेयर होल्डर बना दिया, सबको शेयर्स, सर्टिफिकेट इशू कर दिए, शेयर्स दे दिए। और कंपनी जो थी उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, उसमें एक दिन बाद की डेट है। यानी मान लो 7th को उन्होंने सबको सर्टिफिकेट वगैरह पकड़ा दिए और सर्टिफिकेट डेट लिखी हुई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की 8th। इसका मतलब 7 तारीख को जो सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, लीगल वैलिडिटी 0 है। लीगल वैलिडिटी 0 है, क्योंकि जिस दिन कंपनी बनी उससे पहले शेयर्स कंपनी कैसे इशू कर सकती है? यहाँ क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है वही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मानी जाएगी। एक्चुअल इनकॉर्पोरेशन डेट से आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। The subscriber to the memorandum and all other persons who may from time to time become members of the company shall be body corporate by the name contained in the memorandum। यानी जो सब्सक्राइबर हैं प्लस जो बाद में शेयर्स खरीदेंगे, बेचेंगे, चेंज होते रहेंगे ना, तो जो जो मेंबर बनते रहेंगे वो सब कंपनी की रूप में माने जाएंगे और कंपनी का नाम वही रहेगा जो कि मेमोरेंडम में मेंशन्ड है। Such a registered company shall be capable of exercising all the functions of an incorporated company under this act। वो एक रजिस्टर्ड कंपनी जो होगी वो सारे वो फंक्शंस कर सकती है जो कंपनीज एक्ट में उसको पावर दे रखी है। एंड हैव परपेचुअल सक्सेशन, उसका परपेचुअल सक्सेशन होगा। एंड विथ पावर टू अक्वायर, और जो भी पावर वगैरह, जो भी अक्वायर वगैरह करना या होल्ड या डिस्पोज करना है प्रॉपर्टी का, वो सारा पावर उसके पास होगा। मतलब प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का पावर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मूवेबल इमूवेबल दोनों, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके खिलाफ केस सकता है, किसी और पे भी सूट फाइल कर सकती है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट द कंपनी बिकम्स ए लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इनकॉर्पोरेटर्स एंड देयर becomes into existence a binding contract with the company and its members as evidenced by memorandum and article। ये एक्ट थोड़ा सा यहाँ पे, ये केस लो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है वैसे, अभी अपन डिस्कस करेंगे।
तो मैं छोटी सी एक बात और बताना चाह रहा था। एक छोटा सा लॉजिक समझिएगा कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। किस किस के बीच में? ये कॉन्ट्रैक्ट है मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, और हमने कहा था अगर किसी कंपनी में शेयर से नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल है, तो वहाँ मेंबर्स कहलाए सिर्फ, और बाकी शेयर होल्डर को भी मेंबर तो बोल सकते हो। मेंबर एक यूनिवर्सल वर्ड हो गया कंपनी के रिलेवेंस में। मेंबर एंड कंपनी, यानी जो जो बातें मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखी हुई है वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है मेंबर और कंपनी के बीच में। ऐसा माना जाता है कि भैया उस आर्टिकल पे, उस मेमोरेंडम पे, उस रिटन कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी ने और हर शेयर होल्डर ने इंडिविजुअली साइन किया और दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। दो मतलब मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नॉट बिटवीन मेंबर्स, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर्स, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर्स, नहीं, मेंबर्स के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जैसे हम लोगों ने आर्टिकल लिख दिया कि फर्स्ट डायरेक्टर हमारा मिस्टर एक्स बनेगा, मिस्टर वाई बनेगा और मिस्टर जेड बनेगा, तो ये मेंबर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भैया अब हम एक्स वाई जेड को ही वहां पर नियुक्त करेंगे, यानी वो बाउंडिंग एलिमेंट होगा। एक चीज क्लियर करना, सबसे ऊपर क्या है? कंपनीज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यानी मेमोरेंडम में कुछ बात लिखी हुई है और आर्टिकल उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आर्टिकल वहां मान्य नहीं होगा, वहां मेमोरेंडम मान्य होगा। यहां लिखा हुआ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी का जिक्र नहीं। और यहाँ लिखा हुआ है कि हर शेयर होल्डर 10,000 रुपये वन ऑफ पे गारंटी देगा, तो नहीं साहब, ये जब मेमोरेंडम में क्लियर लिख दिया कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो लिमिटेड बाय गारंटी की बात ही कहाँ से आ गई? मेमोरेंडम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाएगा हमेशा, ठीक है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट, ये यही लिखना चाह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस क्या है? एविडेंस क्या? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। जिस दिन कंपनी बन गई, कंपनी का बनना मतलब कंपनी और मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि मेंबर्स ने जो पैसा दिया वो कंपनी अच्छे से मैनेज करेगी, कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो अपने हिसाब से डिविडेंड देगी, या जो भी, मतलब ये सारी प्रोसेस चलती रहेगा। मेंबर के पास वोटिंग राइट होगा, वोट डाल सकता है, सारे अधिकार, ये सारी चीज़ें। यहाँ एक केस लो का जिक्र है, हरिनगर सिल्क मिल लिमिटेड वर्सेस, ये नीचे तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहेगा ट्रिब्यूनल का। मैंने कहा था ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसको, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक हाई कोर्ट की इक्विवेलेंट बॉडी होता है। लिखा है ना, द NCLT इज क्वासी जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी मतलब कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जो होते हैं, तो क्वासी जुडिशियल है, मतलब मैंने कहा था इक्विवेलेंट है, एग्जैक्टली कोर्ट नहीं है पर कोर्ट के इक्विवेलेंट माना जाएगा इसको, तो पार्शियली जुडिशियल बॉडी बोल देते हैं, और कंपनीज एक्ट से ये रिलेट रखती है। वैसे मैं क्लियर कर दूं, ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट में होते हैं। जैसे NGT होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो नेचर का, एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए बना है, उसके रिगार्डिंग वो अपने डिसीजंस देता है। और हर ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो। अभी जो हरिनगर सिल्क मिल वर्सेस वाला जो केस है, SS श्याम सुंदर को झुंझुनूवाला जी थे, ये जो केस है ये बेसिकली केस था, आर्टिकल में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि डायरेक्टर्स की मर्जी होगी तो ट्रांसफर ऑफ शेयर को अप्रूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर अप्रूव करना तो कंपलसरी, मतलब उस पर रिस्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकता। तो ऐसी किसी चीज़ को लेकर एक केस था। यहाँ क्यों लिखा प्रॉपरली मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, यहाँ ये केस नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, आप भी एग्जाम में आप लिखना चाहो तो लिख देना, रेफरेंस देना, आपको केस ऊपर लिखना नहीं है। इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होगा अनटिल इट इज डिसॉल्व, जब तक डिसोल्यूशन नहीं हो जाता, या तो लिक्विडेट कर दी जाए या फिर रजिस्टर से नाम ही सीधा काट दिया जाए। ए शेयर होल्डर हु बाइज शेयर्स डज नॉट बाय एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, वो सेपरेट एंटिटी है। सारी बातें पहले अपनी पढ़ी हुई है, वही यहाँ पे अभी 3 पैराग्राफ है, यही बोर करेगा, जो पढ़ चुके हैं वही बातें बताएगा कि कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, मेंबर का डायरेक्टली कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बट इन सर्टेन केसेस रिट पिटिशन विल बी मेंटेनेबल बाय ए कंपनी टू शेयर होल्डर। रिट पिटिशन कभी कभी कंपनी के बिहाफ पर शेयर होल्डर भी फाइल कर सकता है। रिट मतलब होता है आज्ञा, और पिटिशन मतलब दरख्वास्त। आज्ञा के लिए दरख्वास्त कर रहा है, यानी कोर्ट में दरख्वास्त करना कि आप इसको ये आज्ञा दो, इसको आप ये ऑर्डर दो, इसको बोलते हैं रिट पिटिशन। रिट वर्ड वैसे तो रिटन अथॉरिटी वर्ड से
लिया गया रिट, तो एक तरीके से आज्ञा देना, ऑर्डर देना। तो ऑर्डर, आप कोर्ट में पिटिशन फाइल करो कि ऑर्डर दो, तो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कुछ कुछ केसेस में शेयर होल्डर भी रिट पिटिशन फाइल कर सकता है, उसको वैलिड माना जाएगा कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है तो भी, हालांकि उसका कंपनी के इंटरेस्ट, कंपनी की प्रॉपर्टी में डायरेक्टली कोई इंटरेस्ट नहीं माना जाता है। चलिए वापस वही पैराग्राफ आगे रहेगा आपके सामने। ए लीगल पर्सनैलिटी इमर्जेस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा उस समय एक लीगल पर्सनैलिटी इमर्ज होती है, एंड फ्रॉम दैट मूवमेंट द पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अदर पर्सन ज्वाइनिंग एज मेंबर आर रिगार्डेड एज बॉडी कॉर्पोरेट, और उस समय से उन सबको हम क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, और ए कॉर्पोरेशन इन एग्रीगेट, एंड द लीगल पर्सन बींग्स टू फंक्शन एज एन एंटिटी, या उन सबको मिलाकर हम एक कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हैं, और एक लीगल पर्सन ऑफ फंक्शन में आ गया एक एंटिटी के रूप में। एक कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन acquires a separate existence and law recognize it as legal person separate and distinct from its members, उनके मेंबर्स एक अलग पर्सन है। इसको लेकर एक ये केस है स्टेट ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल, ये सेल्स टैक्स वगैरह का केस और ये गवर्नमेंट की कंपनी थी, इसको लेकर कोई केस है। देखो इन सारे केसेस का डिटेल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं प्रैक्टिकली बात करूँ आपके सामने जब ये पॉइंट आता है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये केस लो किस टॉपिक के रेफरेंस में है, किस टॉपिक के रिलेवेंस में है, और आपको बस वही वहाँ पे आपको कोड करना है, केस लो का सिर्फ नाम कोड करना है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उस सेपरेट लीगल एंटिटी को लेकर की एक केस लो ये भी था कि उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन वगैरह हमने देखे थे, वैसे एक ही नाम और आपको ध्यान रखना चाहिए। Sorry. It may be noted that under the provision of the act, a company may purchase shares of another company, यानी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। पर एक बात क्लियर करना, अगर किसी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 100% शेयर्स खरीदे तो ये होल्डिंग वो सब्सिडरी हो गया, और होल्डिंग सब्सिडरी के जो प्रोविजन लगने चाहिए वो लगेंगे, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये कंपनी एक हो गई, नहीं, कंपनी तो दो है ना यार, एक कंपनी दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद ले तो दूसरी कंपनी की लीगल आइडेंटिटी मतलब खत्म हो जाएगी, उसका जो लीगल स्टेटस है वही खत्म हो जाएगा, तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। इसको लेकर एक केस लो आपको यहाँ पे ये दे रखा है, ये ध्यान रखना है कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लेता है तो भी दूसरी कंपनी का लीगल एंटिटी तो नहीं मरता है, वो जिंदा रहेगा। नेक्स्ट, एज हैज बीन स्टेटेड अबव, द लॉ रिकॉग्नाइजेस सच ए कंपनी एज जुरिस्टिक पर्सन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। एक कंपनी को हम सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, तो समझो एक कंपनी है जिसमें सारा शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट के पास होने का मतलब होता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट के शेयर्स कोई कंपनी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, तो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी के सारे शेयर्स इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट रहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई कंपनी है तो उसके सारे शेयर्स इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट जो हमारे देश के होंगे उनके नाम पर रहते हैं। ये कंसेप्ट होता है। ये अगर गवर्नमेंट कंपनी तो शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट मतलब कौन गवर्नमेंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट तो गवर्नर रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी कह रहा है गवर्नमेंट कंपनी है, सारे शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, यानी प्रेसिडेंट के नाम पर है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कंपनी प्रेसिडेंट की एजेंट हो गई या गवर्नमेंट की एजेंट हो गई, नहीं, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई। शेयर्स कंपनी के गवर्नमेंट के पास है, प्रेसिडेंट के नाम पर, ये अलग बात है, कंपनी का अलग आइडेंटिटी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी जिसके सारे शेयर्स गवर्नमेंट के और नाम प्रेसिडेंट का पीछे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो गवर्नमेंट की बॉडी हो गई और वो गवर्नमेंट का एजेंट हो गया और वो अपने आप में गवर्नमेंट ही हो गया। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी को मेंटेन रहेगी। हाँ, वो गवर्नमेंट कंपनी है, ये अपन मान सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के जो प्रिविलेजेस एक्ट में लिखे वो मिलेंगे। इसको लेकर एक ही केस लो आपको दे रखा है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल as per section 10 of the Companies Act 2013, where the memorandum and articles when registered shall bind the company and members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member। वही लिखा है इसने कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है ये मेंबर और कंपनी के बीच में, shall bind the company and the member, दोनों बाउंड है। उसमें जो लिखा है उसके लिए मेंबर भी जिम्मेदार है, अगर गारंटी का अमाउंट लिखा हुआ तो मेंबर को पे करना पड़ेगा, अगर वोटिंग राइट लिखा है तो कंपनी को उसका वोट मानना पड़ेगा। And an agreement to observe all the provisions of the memorandum and of the article, all money is payable by any member to the company, money, ठीक है, money की स्पेलिंग सही, member of the company under the memorandum or article shall be debt due from him to the company। यानी कुछ भी पैसा पे करना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल या अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम किसी
शेयर होल्डर को, कंपनी को, या किसी मेंबर को कंपनी को, तो ऐसा माना जाएगा कि एक तरह से कंपनी ने उसको उधार दे रखा और कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है उससे अपना पैसा रिकवर करने का। किसी भी मेंबर के पास कंपनी के अगेंस्ट है वो सारे राइट्स होंगे जो उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल ने दिए हैं, प्लस कंपनीज एक्ट में दिए हैं, वो सारे अधिकार होंगे। बहुत ही फालतू टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज कैपिटल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल्स बहुत ही फालतू टॉपिक है, ये आपने अकाउंट्स में जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा तो बहुत सिंपल शब्दों में ये पढ़ लिया होगा। द टर्म कैपिटल हैज़ बीन वैरायटी ऑफ मीनिंग, कैपिटल के अलग अलग मीनिंग होते हैं। इट मीन्स वन थिंग टू इकोनॉमिस्ट एंड अनदर टू अकाउंटेंट एंड स्टिल अनदर टू बिजनेसमैन एंड लॉयर। सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें फिनेंशियल मैनेजमेंट की, तो एफएम के अंदर कैपिटल का मतलब होता है ऑल लॉन्ग टर्म फंड्स, सारा लॉन्ग टर्म पैसा चाहे वो किसी ने भी लगाया हो। जबकि अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब होता है ऑनर्स फंड, जो मालिक ने लगाया। In relation to a company limited by shares, the word capital means share capital, the capital or figure in terms of so many rupees divided into number of fixed amount, shares of fixed amount। यानी शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि भाई इतने शेयर से, एक शेयर इतने का है तो टोटल इतने शेयर्स हो गए, एक शेयर इतने इतने रुपए का हो गया, टोटल शेयर कैपिटल बन गया। इन अदर वर्ड्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन्स टू द कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मतलब भाई टोटल कैपिटल में एक व्यक्ति का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपने 10 शेयर खरीद रखे, टोटल 1000 शेयर है, आपने 10 शेयर खरीद रखे मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उतना प्रोपोर्शन हो गया। किसी ने 100 शेयर खरीद रखे तो उसका उतना प्रोपोर्शन हो गया, मतलब जिसने 10 शेयर खरीदे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1% हो गया, जिसने 100 शेयर्स खरीदे 1000 में से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 10% हो गया। of the company, capital of the company, the proportion of the capital to which each member is entitled in is his share। यानी आपके कंपनी के कैपिटल में आपका कितना प्रोपोर्शन, आपका कितना अधिकार है, ये आपका शेयर, आपका हिस्सा है। शेयर इज नॉट सम ऑफ मनी, शेयर सम ऑफ मनी नहीं है टेक्निकली, ये सम ऑफ इंटरेस्ट है आपका उस कंपनी में। वापस क्लियर करना, सेपरेट लीगल एंटिटी तो आपका कंपनी की बिजनेस में या कैपिटल में या उसके एसेट्स में डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपका कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, आपका कंपनी में कितना वोटिंग राइट है, कितना पावर है, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ नॉट जस्ट ए सम ऑफ मनी, इट इज़ रादर देन ए इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी। यानी अगर मेरे 10 शेयर और आपके 100 शेयर, मतलब कंपनी के अंदर मेरा इंटरेस्ट 1% है, आपका इंटरेस्ट बस एक 10 शेयर है 1000 वाली कंपनी में, 1000 शेयर्स वाली कंपनी में, और आपके 100 शेयर हैं, मतलब मेरा इंटरेस्ट 1%, आपका इंटरेस्ट 10% है कंपनी। एंड मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स, राइट्स अलग अलग हो सकते हैं जो अपन आगे डिस्कस करेंगे राइट्स के बारे में। इन द डोमेन ऑफ कंपनी लॉ द टर्म कैपिटल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस। अब ये सारी चीज़ें मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपने कंपनी लॉ में कंपनी अकाउंट्स में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। एक तो होता है नॉमिनली ऑथोराइज कैपिटल जो मेमोरेंडम में लिखी जाती है, एक इशूड कैपिटल, आपने कितना इशू किया। इशूड कैपिटल कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है, उसके बाद आपने कितना मंगा लिया है और कितना अभी तक पेड अप हो चुका है, डिफरेंस जो रहेगा वो कॉल्स इन अरियर है टेक्निकल। अगर हम शेयर्स की बात करें और डिटेल में, तो यहाँ कुछ शेयर्स के लिए और सिंपल बातें बोली, वापस वही जो हम पहले पढ़ चुके काफ़ी चीज़ें वही है। शेयर अपने आप एक मूवेबल एसेट्स है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बेचा जा सकता है। शेयर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, कितना हित है, आपने कंपनी कितने पैसे दे रखे हैं। शेयर से आपको वोटिंग राइट मिलता है, शेयर से आपको वोटिंग राइट मिलता है, लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट सिस्टम भी चलता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो नेचर ऑफ शेयर्स, सेक्शन 284 में कंपनीज एक्ट में लिखा है द टर्म शेयर्स विच मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल। शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जो आपका शेयर है, जो आपका हिस्सा है, वो शेयर कहलाएगा। ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है ए बंच ऑफ शेयर्स, ए बंच ऑफ शेयर्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, स्टॉक। The share thus represents such proportion of the interest of the shareholder as the amount paid up thereon BS to the total capital payable to the company। यानी टोटल कैपिटल में आपने कितना पैसा दे रखा है उतना आपका इंटरेस्ट है कंपनी में, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इट इज मेजर ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनीज एसेट्स टू विच ए पर्सन होल्डिंग ए शेयर इज एंटाइटल्ड। यानी कंपनी के इंटरेस्ट में आपका कितना अधिकार हो सकता है, क्लियर करना, डायरेक्टली आपका कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि सेपरेट एंटिटी है, लेकिन जितना पैसा लगा हुआ है इनडायरेक्टली आपका उसमें उतना इंटरेस्ट है, उस बिजनेस में उतना आपका लेना देना है। शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। फारवेल नाम से एक जस्टिस थे, जस्टिस फारवेल लिखना चाहिए था, वैसे ज़्यादा बेटर होता। इन्होंने एक केस में ये कहा था ए शेयर इज नॉट सम ऑफ मनी बट इट इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी। ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई थी ये सेम बात। मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स कंटेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द राइट टू सम ऑफ मनी और मोर और लेस अमाउंट। यानी
आपका उस कंपनी में कितना हिस्सा है, जिससे आपको अलग अलग राइट्स मिलते हैं, वोटिंग राइट्स मिलते हैं। वोटिंग राइट भी अलग अलग हो सकते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा हो सकते हैं। वैरायटी वोटिंग राइट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्लस आपको वापस जब कंपनी वाइंड अप होगी तो आपको पैसा मिलेगा, कम मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है, जो भी मिल सकता है, लेकिन आपके पास अधिकार है उस शेयर्स के कारण। You should note that the shareholder are not in the eyes of law part owners of the undertaking। वापस ने क्लियर कर दिया, आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि वो अंडरटेकिंग के ऑनर नहीं है, मालिक नहीं है, उस बिजनेस के मालिक नहीं है। बिजनेस का मालिक तो कंपनी है, आपने कंपनी में हिस्सा ले रखा है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। द अंडरटेकिंग इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। सारे शेयर होल्डर मिलकर टोटल बिजनेस बन जाता है, ऐसा नहीं है। सब बिजनेस अलग है, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। सारे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट भले उस बिजनेस में हो सकता है, लेकिन उस बिजनेस का अधिकार नहीं हो सकता, डायरेक्टली अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर सकते। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अटैचिंग टू ए शेयर्स आर दोज प्रेस्क्राइब्ड बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ ए कंपनी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वो होते हैं किसी भी शेयर्स को लेकर जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ कंपनी में मेंशन्ड है, ठीक है। इट मस्ट हाउएवर बी रिमेंबर्ड दैट शेयर होल्डर्स हैज नॉट ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स अगेंस्ट द कंपनी बट ऑल्सो सर्टेन अदर राइट्स विच अक्रू टू हिम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मैंने कहा था जो मेमोरेंडम में जो आर्टिकल में राइट्स दे रखे शेयर होल्डर को वो तो राइट्स होंगे ही होंगे, उसके अलावा कंपनीज एक्ट में जो बातें कर रखी है वो भी उनके राइट्स होंगे। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप आराम से बेच सकते हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई दिक्कत नहीं, मूवेबल एसेट्स है। इवन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इनको मूवेबल एसेट्स मानता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द शेयर्स और द डिवेंचर्स और एनी इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन द कंपनी shall be movable property transferable in the manner provided by the article of the company। provided by the article, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में हो सकता है। अगर गारंटी कंपनी है या अनलिमिटेड कंपनी तो उसमें भी आर्टिकल में कुछ प्रोविजन हो सकते हैं कि शेयर्स वगैरह ट्रांसफर कैसे होंगे। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में तो आप आराम से शेयर्स बेचने का अधिकार रखते हो, और लिस्टेड है तब तो आप ऑनलाइन बेचो खरीदो मस्त रहो। अब ये कह रहा है हर शेयर का अपना एक नंबर होगा, हर शेयर का अपना एक नंबर होगा। यानी जैसे आपको अगर 10 शेयर इशू किए तो उसमें लिखा हुआ रहेगा शेयर नंबर 1 से लेके 10 है कि 11 से लेके 20 है कि 15 से लेके, मतलब कौन सा हर शेयर का अपना एक नंबर होगा, एक आइडेंटिटी होगी। अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए तो हर शेयर को नंबर दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 लाख तक दिए जाएंगे। आपको मान लो 15,000 शेयर इशू हुए तो हो सकता है 1,15,000 से 1,30,000 के बीच के शेयर इशू हुए हो तो आपको नंबर दिया जाएगा 1,15,000 1 से लेकर 1,30,000 तक के शेयर्स आपके। लेकिन ये नंबर कब दिया जाता है? जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स का सेल एंड परचेज होता है, डीलिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नंबर नहीं रहते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारे शेयर्स एक जैसे हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक डिपॉजिटरी होती है, जैसे आपने कभी नाम सुना हो CDSL, NSDL, ये डिपॉजिटरीज होती है। जब ऑनलाइन शेयर्स ट्रांसफर बेचे जाते हैं तो जो स्टॉक एक्सचेंज होगा, जो भी स्टॉक एक्सचेंज होगा NSE BSE, वो क्या करेगा, कंपनी को कहेगा आपके सारे शेयर्स आप हमको दो, और वो सारे शेयर एक डिपॉजिटरी को दे दिए जाएंगे। डिपॉजिटरी उनको ऑनलाइन कन्वर्ट कर देगा। डिपॉजिटरी का काम होता है बेसिकली ऑनलाइन डीलिंग कराने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना। तो डिपॉजिटरी ऑनलाइन NSDL CDSL जो भी ऑनलाइन है वो आपके, मतलब जो भी डिपॉजिटरी वो आपके उस सारे काम को ऑनलाइन कन्वर्ट कर देगा। और ऑनलाइन कन्वर्ट करके अब जो X और Y को शेयर बेच रहा है तो X और Y को शेयर्स डिपॉजिटरी के थ्रू बेचा जा रहा है। शेयर्स सारे किसके पास पड़े, कंपनी ने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डिपॉजिटरी को दे दिए, तो शेयर्स नंबर 1 2 3 4 5 6 सारे किसके पास पड़े हैं, डिपॉजिटरी के पास। और X और Y को हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी। यानी X कौन Y कौन ये कंपनी नहीं जानती, कंपनी के रिकॉर्ड्स में नाम ही नहीं आया। उन्होंने कंपनी से शेयर थोड़ी खरीदे, कंपनी ने तो सारा रजिस्टर ऑफ मेंबर उठा के किसको दे दिया, डिपॉजिटरी को। अब डिपॉजिटरी X को बेचा, Y ने खरीदा, Y ने बेचा, Z ने खरीदा, ये चलता रहेगा आगे आगे। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी नाम लिख लेती है कि भैया शेयर्स डिपॉजिटरी के पास है, एंट्री कर लेती है शेयर्स डिपॉजिटरी के पास है। और डिपॉजिटरी अपने पास बेनिफिशियरी ऑनर का नाम रखती है, मेंटेन करती है कि भैया अब भी एक्चुअली बेनिफिशियरी ऑनर यानी जिसका अल्टीमेट बेनिफिट है वो ऑनर कौन है, मिस्टर X है कि मिस्टर Y है कि मिस्टर Z है। तो यहाँ पर फिर नंबर नहीं होते हैं, नंबर कंपनी खाली बोलते कि ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे वो डिपॉजिटरी के पास। Every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number. This implies that every share shall be numbered. However, this shall not apply to the shares held by a person whose name is entered as a holder of beneficial, यानी beneficial honor है वो in the records of the depository, यानी जो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में जिसका नाम बेनिफिशियल ऑनर है, जो कि आजकल ऑनलाइन शेयर ट्रांसफर में सभी में यही होगा, 100% ऐसा ही होगा, ऑनलाइन वाले तो डिपॉजिटरी के थ्रू ही होंगे। उसके लिए नंबर जरूरी नहीं, क्योंकि डिपॉजिटरी नंबर के बिना ही डील करती है, डील करवाती है, ठीक है, वहाँ नंबर नहीं होंगे।
काइंड ऑफ शेयर कैपिटल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे के लिए। यहाँ तक के लिए बहुत है, मतलब ये इतना बहुत है ना यार। वापस अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।